कि देश के एक बड़े उद्योगपति वर्धमान ग्रुप के सीएमडी और उनके जो सर्वे सर्वा हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, एसपी ओसवाल से किस तरीके से साइबर फ्रॉड हुआ था। जालसाजों ने उन्हें हवाला के एक मामले में शामिल होने का डर दिखाकर उनसे 7 करोड़ रुपए हड़प लिए थे। 2 दिन तक उन्हें डिजिटल बंधक बनाकर रखा, जिस दौरान जालसाज लगातार स्काइप के जरिए उनकी एक एक हरकत पर नजर रख रहे थे। यहां तक कि सोते वक्त भी उन्हें फोन बंद नहीं करने दिया। इसके लिए 70 नियमों का हवाला देकर उनको डराया गया। ओसवाल साहब लगातार डरे सहमे उन लोगों के आदेशों का पालन करते रहे। जब तीसरे दिन एक फर्जी कोर्ट की फर्जी कार्रवाई सुनाने के बाद एक फर्जी आदेश उन्हें असली बताकर दिखाया और उनसे 7 करोड़ रुपए की वसूली कर ली, तब जाकर उनको छोड़ा गया। हम आपको 2 आरोपियों की तस्वीर दिखाते हैं जो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। लुधियाना पुलिस की तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये पुलिस की तरफ से मिली है। इसके बाद जब ओसवाल ने अपनी कंपनी के कुछ वरिष्ठ सहयोगियों को पूरी बात बताई तो उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में की। लुधियाना पुलिस ने बड़ी तेजी से कार्रवाई की। 2 आरोपियों अतनु चौधरी और आनंद कुमार चौधरी को गुवाहाटी से गिरफ्तार किया। गृह मंत्रालय के साइबर कोऑर्डिनेशन क्राइम सेंटर की मदद से जिन 3 खातों में पैसा जमा करवाया था इन फर्जी ठगों ने, उन्हें फ्रीज करा दिया गया और 5.25 करोड़ रुपए ओसवाल साहब के खाते में वापस आ गए। इस मामले में सभी 7 आरोपियों की पुलिस को अभी तलाश है। उनकी तलाश के लिए दिल्ली, कोलकाता और असम में पुलिस की दबिश चल रही है। इस मामले की जो अभी तक पता चला है, मास्टरमाइंड गुवाहाटी की रूमी कलिता बताई जा रही है, जो एक बैंक की पूर्व कर्मचारी है। उसके अलावा गुवाहाटी की निमी भट्टाचार्य इसमें शामिल है। असम के हाजरापार का संजय है। पश्चिम बंगाल के मालदा का आलोक रंगी है और गुलाम मुर्तज़ा और जाकिर भी शामिल हैं इन बाकी आरोपियों में, जिनको पुलिस अभी ढूंढ रही है। इन आरोपियों ने किस तरह से एक दूसरे की मदद से इस ठगी को अंजाम दिया, इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस ठगी का शिकार हुए उद्योगपति एसपी ओसवाल साहब, जो कि लुधियाना के एक बहुत ही सम्मानित नागरिक हैं, उनसे मेरे सहयोगी मुकेश सेंगर ने बातचीत की है। और मुकेश सेंगर के साथ खास बातचीत जो की है वो एकमात्र मेरे ख्याल से किसी टीवी चैनल पर ये पहली बार बातचीत थी। कैमरे पे आकर ओसवाल साहब ने पूरा वाकया बयान किया। इस बातचीत को आप सबको ज़रूर देखना चाहिए। वर्धमान के सीएमडी एसपी ओसवाल के साथ करीब 7 करोड़ की चीटिंग हुई है। उनको 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। हमारे साथ बात करने के लिए खुद ओसवाल सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कब आपको कॉल आया था और फिर कैसे क्या हुआ? ट्राई से कॉल आया तो उन्होंने कहा कि आपके फोन डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे 2 घंटे में, until you speak to press बटन 9। तो मैंने 9 बटन प्रेस कर दिया तो वहां से बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं सीबीआई कोलाबा ऑफिस से बोल और आप के पास एक मोबाइल फ़ोन नंबर है, तो नाउ वी आर इन्वेस्टिगेटिंग कि ये आपका, हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अभी ये नंबर, अगर आपका नहीं है तो किसी ने आपके नाम से ले लिया होगा बाय मिस रिप्रेजेंटिंग। तो खैर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक अकाउंट चला रहे हैं कनारा बैंक में, आपके नाम पे अकाउंट चल रहा है, अब जो है रनिंग अकाउंट। मैं कहा मैंने, मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मेरे सारे अकाउंट लुधियाना में हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं हो, ये अकाउंट आपके नाम पे, तो उसमें कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं तो नरेश गोयल केस के साथ संबंधित हैं। तो एनी हाउ नाउ यू आर, दिस अकाउंट आपके नाम है तो आप सस्पेक्ट हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो, मेरा अकाउंट नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है और मैं नरेश गोयल जी को जानता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप, उन्होंने आधार कार्ड से आपका नाम अकाउंट खुला हुआ है, तो आधार कार्ड उनके पास कैसे आ गया? तो मैंने कहा मैं जेट एयरवेज में ट्रैवल करता हुआ था, बहुत मैंने ट्रैवल किया हुआ है, तो हो सकता है कभी आधार कार्ड मैंने दिया होगा और आइडेंटिफिकेशन तो उनके कंपनी में होगा। तो कहते हाँ, हम समझ सकते हैं कि उन्होंने शायद इसको मिसयूज किया या फिर किसी ने किया है। तो स्टेटमेंट पहले मेरा चाइल्डहुड कहाँ पढ़ा, मैं क्या किया, बिजनेस में आया, तो फिर मेरी प्रॉपर्टी के डिटेल,
कि हमें ये आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल चाहिए, आपके पास क्या क्या है। मैंने कहा मुझे ऑफहैंड तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, मैं अपने फाइनेंस और मैनेजर से बात करूंगा। तो उन्होंने, मैंने फिर अभी बता दिए, मतलब ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने कहा कि पुलिस से हम झूठ तो बोलेंगे नहीं। मैंने बता दिया कि इतना मेरा 10 करोड़ 11 करोड़ रुपया मेरा बैंक अकाउंट में है, बाकी मेरा म्यूचुअल फंड में है, शेयर इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो उन्होंने वो स्टेटमेंट सारी रिकॉर्ड कर दी और फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई सुप्रीम कोर्ट के लिए। उन्होंने मुझे फिर कहा 1 घंटे 1.5 घंटे बाद कि मिस्टर ओसवाल, हमने ऑलरेडी आपके अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट से टाइम ले लिया है, और चंद्रचूड़ जी जो चीफ जस्टिस हैं वो आपको पिटीशन सुनेंगे। हम तो 11 बजे 5 मिनट 5 मिनट के बाद 11:5 पे। जी। एंड अगले दिन खैर सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई हुई। उन्होंने कहा मिस्टर ओसवाल, आप बेड पे मत रहिए, चेयर पे बैठ जाना, सुप्रीम कोर्ट के लिए थोड़ी डिग्निटी के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कपड़े कपड़े चेंज करके सुप्रीम कोर्ट, तो जज साहब तो मुझे नजर नहीं आए, लेकिन वो जैसे जज को बिहेव करता है, वो यस पिटीशन नंबर सो एंड सो, केस नंबर सो एंड सो। जी। तो फिर वो राहुल गुप्ता जी ने प्लीड किया कि ये मिस्टर ओसवाल जो लुधियाना के हैं, अभी सस्पेक्ट हैं, हमारी डिजिटल कस्टडी में हैं, और इनकी ये इन्वेस्टिगेशन है। और पिटीशन में उन्होंने सब कुछ डाल दिया, मेरी प्रॉपर्टी भी डाल दी, ये भी कर दिया, जो भी उनके पीएमएलए के प्रोविजन रखते थे। तो फिर जज साहब कहने लगे कि वे ठीक है, आपके इनकी प्रॉपर्टी आप मीनवाइल ट्रांसफर करवा लो, और अगर इंसिस्ट करें तो उनको अरेस्ट कर लो, अरेस्ट करके फिर प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेशन करो। तो फिर प्रोसेस शुरू कर दिया ट्रांसफर करने का। एक और मैं फाइनेंस मैनेजर, तो मैंने अपने कमरे में बुलाया उसको। मैंने कहा अभी ऐसे ऐसे मुझे कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है। तो मुझे उसने पूछा भी कि किस किस फेवर में। मैं कहा जी मैं आपको बता नहीं सकता। जी। तो अब वैसे कुछ और तो पूछ नहीं सकते थे। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा इतना अमाउंट है। मैंने कहा ठीक है, सारे एक बैंक में ले आओ, और उस बैंक में हम ट्रांसफर बाहर करेंगे, एज पर आई एम गेटिंग सम इंफॉर्मेशन, एंड दैट अकाउंट विल ट्रांसफर। जी। तो फर्स्ट ट्रांसफर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। जी। और देन नेक्स्ट डे तो फिर कहने 4:30 5 6 बजे कहने लगे कि नाउ, 5 बजे, कि नाउ वी विल डू इट टुमारो। अगे तो अप टू यू, माई पीपल वर सिटिंग इन द बैंक वेटिंग फॉर माई इंस्ट्रक्शन। आई टोल्ड देम कि आप जाइए, बाकी कल करेंगे, कल सुबह आप 9 बजे बैंक आ जाना, 9:30 10 बजे तो शुरू करेंगे। अगले दिन मेरी तबीयत जो थी थोड़ी खराब हो गई, मुझे यूटीआई इन्फेक्शन लगा। मैंने उनसे कहा कि मैं तो हॉस्पिटल जाऊंगा। तो मुझे पहले भी यूटीआई इन्फेक्शन हुआ था। मैंने कहा मैं आई लाइक टू बी हॉस्पिटलाइज नाउ। तो देन दे गेव मी द परमिशन कि आप जाइए, लेकिन डॉक्टर से शेयर नहीं करना, और कीप इन टच एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुंच गए। तो 3 करोड़ पहली ट्रांजैक्शन तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थी, वो मैंने कर दी। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए तो जब उनका आया लिंक आईसीआईसीआई बैंक जयपुर, जी। तो नगर निगम, जी। तो मेरे मैनेजर ने बताया बैंक से कि सर ये तो चौरसिया का अकाउंट है कोई। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप गवर्नमेंट के अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं या प्राइवेट अकाउंट को कर रहे हैं? कहते मिस्टर ओसवाल, हमें तो जो नोटरी पब्लिक कह रहा है वी हैव टू फॉलो द रजिस्ट्रार जो भी है उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, जो अकाउंट देते हैं वो हम वहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो देन दे वेंट एंग्री विद मी। देन दे सेड यू आर ट्राइंग टू चैलेंज अस। मैंने कहा नहीं, चैलेंज की बात नहीं है, मैं आई वांट टू सेफगार्ड माय इंटरेस्ट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको अरेस्ट वारंट भेज देते हैं, इफ यू डू नॉट कंप्लाई एंड विद इन 2 आवर्स विल सेंड द पुलिस टू यू टू अरेस्ट यू।
मैंने कहा आप मुझे कर लो अरेस्ट। फिर मैं थोड़ा सा बोल्ड हो गया, मैंने कहा आप अरेस्ट कर लो। अरेस्ट कर लोगे, मैं कहता मिस्टर ओबरा यू नो आप 3-4 साल बाहर नहीं आ सकोगे। मैं जी कहा आई एम 52 ईयर ओल्ड, एट बेस्ट आई विल डाई इन कस्टडी, डजंट मैटर। मैं कहा नाउ माय लाइफ इज लिमिटेड इफ जी so I challenge them completely. I say I am reconciled to this. If you wish, you can arrest me. जी Then suddenly they could realize that now it seems to be the end of the story. तो जी फिर उसके बाद मैंने भी फोन नहीं उठाया, उन्होंने भी 1-2 बार फोन किया, मैंने उठाया ही नहीं फिर। जी और फिर मैंने FIR शुरू कर दी लिखा। तो जी उसी वजह शाम को फिर हम FIR लिखाई। आई मस्ट एक्नॉलेज दैट जी द ऑन द साइबर क्राइम was जी very efficient. जी He worked throughout the night up to जी 2 o'clock and then completed the FIR with so many all the documents which they had come between me and them. इसमें मैंने जी लेटर लिखा, उन्होंने अरेस्ट वारंट भेजा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो सारा जी उन्होंने लिखे। तो फिर उन्होंने थ्रू होम मिनिस्ट्री अकाउंट फ्रीज करवा दिया, जो जिस अमाउंट बचा हुआ था जिन जी अकाउंट में ट्रांसफर किया था, तो जी उन्होंने उसको फ्रीज करा दिया। उसमें 5 करोड़ 25 लाख रुपया भी बैलेंस था। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। हैरानी इस बात की कि साइबर अपराधियों ने ओसवाल साहब को जो कागजात दिखाए, पहली नज़र में वो बिल्कुल असली जैसे दिखाई देते हैं। उन्हें जिस तरीके से तैयार किया गया था, उन्हें देखकर सामान्य आदमी के लिए उन्हें नकली बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी चोर कई गलतियां कर ही जाते हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर बता रहे हैं कि इन दस्तावेजों में जो ओसवाल साहब को भेजे गए, दिखाए गए, कहां कहां गड़बड़ियां पाई गई। वर्धमान ग्रुप के सीएमडी एसपी ओसवाल को ठगों ने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे, वो डॉक्यूमेंट्स देखकर कोई भी आम आदमी उन दस्तावेजों पर विश्वास कर लेगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स काफ़ी हद तक असली दस्तावेजों से मिलते हैं। अब हम बारी बारी से उन सभी दस्तावेजों के बारे में बताते हैं जो कि एसपी ओसवाल को भेजे गए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ईडी के अरेस्ट ऑर्डर की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये ईडी का मोनोग्राम बना हुआ है, यहाँ पर लिखा है अरेस्ट ऑर्डर। और हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर ईडी की एक मोहर लगी हुई है, यहाँ पर मुंबई पुलिस की मोहर लगी है, और यहाँ पर लिखा है अरेस्टिंग ऑफिसर नीरज कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट मुंबई। अब इसमें जो नकली है वो क्या है, ये मुंबई पुलिस जो लिखा हुआ है ये इसमें गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो ईडी का डॉक्यूमेंट्स है उसमें केवल ईडी के स्टैंप होंगे, ईडी के अधिकारी का नाम होगा, उसमें मुंबई पुलिस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये फर्जी बड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी आम आदमी इसको शायद नहीं समझ पाएगा। दूसरा है, यहाँ पर देखिए, ये है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। ये जब उनसे चीटिंग हो रही थी, वो वीडियो कॉल पर थे, स्काइप पर थे, तो वहाँ पर एक फर्जी कोर्ट लगी, और उस फर्जी कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको बिठाया गया। एक ठग जज बनकर बैठा और उसने पूरी सुनवाई के बाद ये एक आदेश निकाला जो कि एसपी ओसवाल को भेजा गया। अब ये आदेश देखिए, यहाँ पर देखिए, ये फर्जी मोहर लगी है सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन। यहाँ पर आइए, एक मोहर लगी है सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन, और नीचे आते हैं, ये लाल डॉट का एक बड़ी सी मोहर है, यहाँ पर ये इंडिया का मैप है, सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन की एक स्टैंप है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक स्टैंप है, और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सारे स्टैंप तो हैं ही, एक नोटरी की यहाँ पर स्टैंप है, और ये जो 3 रेवेन्यू टिकट हैं वो लगे हुए हैं। अब मैं आपको जो सुप्रीम कोर्ट का असली आदेश है वो दिखाता हूँ, उसकी कॉपी हमारे पास है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है सुप्रीम कोर्ट का असली आदेश, जिसमें कोई भी स्टैंप नहीं लगा हुआ है, ऊपर केवल एक बार कोड है। ये सुप्रीम कोर्ट का असली आदेश है, ये इसमें बार कोड लगा हुआ है, और बार कोड के नीचे एक डिजिटल साइन है, और बाकी ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसमें कोई भी कहीं भी आपको कोई मोहर लगी हुई नज़र नहीं आएगी, लेकिन आम आदमी शायद इन चीज़ों को नहीं जानता है, और इसी का जो फ़ायदा है वो साइबर ठग उठाते हैं। अब मैं बात करता हूँ एक और डॉक्यूमेंट्स की, जो पिटीशन है। ये देखिए, एक और डॉक्यूमेंट्स एसपी ओसवाल के व्हाट्सएप पर भेजा गया, और ये है पिटीशन। इसमें देखिए, इसमें जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम लिखा हुआ है, उनका वर्सेस लिखा हुआ है एसपी ओसवाल,
जबकि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो केस होता है वो एसपी ओसवाल वर्सेस कोई पार्टी होती, लेकिन यहाँ पर सीधा नाम लिख दिया है चीफ जस्टिस का, जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, उनका नाम लिखा हुआ है, जो गलत है। दूसरा आधार नंबर लिखा हुआ है, जो कि आमतौर पर आधार नंबर नहीं होता है। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो ये अशोक की लाट है, ये अशोक चक्र बना हुआ है, यहाँ पर और भी इस तरह की जो है अशोक की लाट लगी हुई है, जो कि रिट पिटीशन में ये चीज़ें नहीं होती हैं। रिट पिटीशन में ऐसा कोई भी इस तरह का अशोक की लाट नहीं होती है। तो ये यहाँ पर एक तरह से फर्जीवाड़ा किया गया और ये 3 अहम डॉक्यूमेंट्स भेजे गए एसपी ओसवाल को, जिससे कि वो डर जाएं और पैसे दे दें। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सुनी, जो कि एक फर्जी कोर्ट लगी थी, और सुनवाई के बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स सारे जो उनको मिले थे, उनसे डरकर उन्होंने 7 करोड़ रुपए साइबर ठगों को दे दिए। अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट कोई आपको बेवकूफ़ बना के फ़ोन पर इस तरह की चीज़ें भेजे, आपको बुद्धू बनाया, समझ जाइए कि ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस तरीके से आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए वर्धमान ग्रुप के सीएमडी को ठगा। पुलिस की अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक सभी आरोपियों एक दूसरे से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबको जालसाजी की रकम का अलग अलग कमीशन मिलता रहा है। सभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जो 2 आरोपी अतनुल चौधरी और आनंद कुमार पकड़े गए हैं, वो जालसाजी के मास्टरमाइंड नहीं हैं। उनके अकाउंट में ठगी का पैसा आता था, जिसका कमीशन उन्हें मिलता था। बैंक अकाउंट डिटेल के आधार पर ही ये दोनों शख्स पकड़े गए। एक आरोपी आनंद कुमार ने पुलिस को बताया कि वो किस तरह इस साजिश में शामिल था। मिंटू ने मिलाया था, तो मैं इनसे सभी डिटेल्स इनसे बात करवाई, तो उसने कहा कि ये गेमिंग का फंड है, इसके अंदर में जो गेमिंग खेलते हैं आजकल, वो फंड आएगा, वो फंड में से आपको मिलेगा 15%। तो मैंने अतुल जी से बात करके कुछ पैसा मैं रखूंगा, मेरे साथ में जो रिंटू बोल लड़का वो बोला हम लोग साथ में मिलेंगे, तो 5% हम लोग का था, उसके में 2.5% हम लोग दोनों आदमी का था। फिर इन्होंने काम करने के बाद 2 CR का इन्होंने काम कर लिया 920 का, वो भी मुझे बताए बगैर 2 करोड़ 2 CR का करने का 9 करोड़ था, और इन्होंने काम कर लिया 920 का, वो भी मुझे बताए बगैर 9.20 CR का मुझे बताए बगैर मेरे से ओवरटेक करके ठीक कर लिया। मुझे पता भी नहीं चला। मुझे तो कुछ दिन बाद में पता चला कि इन्होंने कुछ काम किया है, तो मैं इनसे कंटेक्ट किया था, तो इन्होंने बोला कि आप शांति रहिए ना, सबको कुछ न कुछ मिलेगा। मैंने अकाउंट को ब्लॉक करा दिया, उन्होंने ये बात कहा था, तो ठीक है शांति रखेंगे। अतुल चौधरी ने कहा था हाँ कि मैंने अकाउंट को ब्लॉक करा दिया। हम लोग भी चेक कराए थे कि भाई सही में झूठ बोलते ना, सही है, तो वहाँ सही में लिखा होता है कि कस्टमर है जो अकाउंट ब्लॉक कर चुका है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि साइबर अपराधी किस हद तक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस हद तक हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। साइबर क्राइम का हाल ये हो चुका है कि वो अब दुनिया का सबसे बड़ा संगठित अपराध बन चुका है। उसने नारकोटिक्स, जाली नोटों के काले धंधे को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया में अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था को छोड़ दें तो साइबर क्राइम की रकम अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, भारत की अर्थव्यवस्था से करीब 3 गुना ज़्यादा। खास बात है कि साइबर क्राइम के अपराधियों के लिए कोई सीमा नहीं है, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इस अपराध को अंजाम दे सकते हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। डिजिटल पेमेंट के इस दौर में जरा सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। साइबर ठग आए दिन अपने शिकार फंसाने के लिए इंटरनेट और फोन के जरिए आप पर जाल फेंक रहे हैं। उनके शिकार किसी एक वर्ग विशेष तक सीमित नहीं है और उनकी साजिश के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। नतीजा जालसाजों के जाल में अब सिर्फ बुजुर्ग और अनपढ़ ही नहीं, पढ़े लिखे युवा और बड़े कारोबारी भी फंस रहे हैं। मुंबई में मलाड के एक बड़े कारोबारी पटेल को साइबर ठगों ने ये कहकर पैसे ऐंठ लिए कि उनके बेटे ने मैनचेस्टर में एक्सीडेंट किया है और गिरफ्तारी से बचना है तो जल्दी ऑनलाइन पैसे भरिए। भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने उनके बेटे की नकली आवाज भी सुनाई, जिसे सुनकर पटेल घबरा गए। उन्होंने मामला रफा दफा करने के मकसद से पैसे दे भी दिए। मुझे डाउट गया, फिर भी मैं बोला कि यार एक बार मेरे लड़के से बात करा दो, तो उसने ऐसी आवाज में बात कराई कि 80% हम लोग टूट गए। वी गॉट इट। हाँ, फोन पे। क्या बोला? वही गुजराती में बोला, मैं कहीं नहीं करूँ, मैं कहीं नहीं करूँ। तो आवाज़ का जो टोन और जो डेप्थनेस थी वो सेम लाइक अवर साउंड। तो हम लोग 80% वहीं पे टूट गए। टीवी सीरियलों में कहानियां लिखने वाले बालिका वधू सीरियल के लेखक राजेश दुबे को साइबर ठगों ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे की फर्जी कहानी सुनाकर 80 लाख रुपए ठग लिए।
जब 18.5 लाख रुपए हो गए तो मैंने एक बार पैसा निकालने की कोशिश की कि सारा पैसा निकाल लूँ, लेकिन वो विड्रॉ नहीं हुआ। मैंने उन लोगों से बोला जो असिस्टेंट है उनकी, तो बोले आप 1 लाख रुपए विड्रॉ डालो। मैंने 1 लाख रुपए विड्रॉ डाला तो इसने मुझसे IFSC वगैरह पूछ के और मुझे 1 लाख रुपए वापस कर दिया। तो विड्रॉ हो गया 1 लाख। तो मुझे लगा कि शायद ये लोग जेन्युइन लोग हैं, तो मैं इनके भरोसे में आ गया। हर शिकार के साथ जालसाज अपना तरीका बदल रहे हैं। मीरा भाईंदर में रहने वाले जॉन को तो वर्क फ्रॉम होम का लालच देकर 40 लाख रुपए ठग लिए गए। मैं निकालने वाला जो लास्ट ऑर्डर था जिसमें मुझे पैसे वापस मिल जाने चाहिए थे, वो लोग ने बैकएंड से कुछ और चेंज कर दिया और बोला आपने गलती की है, अब ये हमारे क्लाइंट को लॉस होगा तो ये आपको भरना पड़ेगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो वो कब 1,000 से 10,000, 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, ऐसे पूरे करते करते ऑलमोस्ट 40 लाख मेरे अटक गए। मुंबई में भी साइबर ठगों द्वारा एक महिला कारोबारी से 5 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब की ठगी और लुधियाना में वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन को मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी का भय दिखाकर 7 करोड़ की ठगी ने तो सारी हदें पार कर दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक साइबर क्राइम को आर्थिक लिहाज से देखें तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था के बाद सबसे ज्यादा पैसा साइबर क्राइम में है। अनुमान के मुताबिक 2024 तक दुनिया में साइबर क्राइम में जो रकम है वो 9.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। भारत में साइबर ठगी की रकम का आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन एक RTI के जरिए जनवरी 2020 से मई 2023 तक मिली जानकारी के मुताबिक 22,57,308 ठगी के मामले रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 3,84,942 शिकायतें, दिल्ली में 2,16,739 और महाराष्ट्र में 1,95,409 शिकायतें रिपोर्ट हुई थी। लेकिन जहां तक शिकायतों को FIR में तब्दील करने की बात है तो वो बहुत ही कम है, मात्र 1 से 2%। उस पोर्टल की जो जानकारी आई है उसके हिसाब से वो 2.5 साल में कुछ 22.5 लाख केसेस और कंप्लेंट्स आए हैं साइबर फ्रॉड के, और ये ज़्यादातर फाइनेंशियल फ्रॉड्स है और उसमें से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश आगे है, उसके बाद दिल्ली है। मगर जो प्रॉब्लम है कि FIR का जो पोर्टल है सिर्फ पोस्टमैन का काम करती है। जिस स्टेट से जो कंप्लेंट आती है उस स्टेट्स को वो कंप्लेंट फॉरवर्ड की जाती है और ये बाद में स्टेट का काम होता है कि स्टेट पुलिस उस पर FIR करे और आगे कार्रवाई करे। तो मुझे लगता है उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि सिर्फ 1 या 2% ही FIR रजिस्टर हुए, तो ज़्यादातर लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। उनके पैसे जो जाते हैं उनकी रिकवरी होना बहुत ही मुश्किल काम है। साइबर सिक्योरिटी से जुड़े जानकारों के मुताबिक देश में साइबर ठगी का ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि FIR तो दूर की बात है, अधिकतर मामलों में तो शिकायत तक नहीं होती। अकेले महाराष्ट्र में हर साल 10,000 के करीब साइबर क्राइम के केस रजिस्टर होते हैं। साइबर ठगी को रोकने के लिए मुंबई में साइबर सेल है तो महाराष्ट्र में साइबर डिपार्टमेंट है, जहां 24 घंटे 1930 हेल्पलाइन के जरिए शिकायतें सुनने के साथ खाते फ्रीज कराने और वापस दिलाने की कार्रवाई होती रहती है। इस साल लगभग 400 करोड़ रुपए जो फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चले जाने चाहिए वो हमने रोक पाए हैं, उनको होल्ड कराया है और कोर्ट ऑर्डर लेकर हम विक्टिम्स को वापस दे रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मेजर है। आप सोचिए 400 करोड़ लोग जो अपने गंवा चुके थे उनको वापस मिलेंगे तो उनकी खुशी कितनी ज़्यादा होगी और हमें भी जॉब सेटिस्फैक्शन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 70,000 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और साइबर ठगी का सबसे बड़ा जरिया यही स्मार्टफोन है। साइबर ठग तो तेजी से अपना तरीका भी बदलते रहते हैं और उनका सबसे बड़ा हथियार होता है डर और लालच, जिसके जरिए वो आसानी से शिकार फंसा लेते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मशरूम्स की तरह मशरूमिंग हो रही है नए मोडस ऑपरेंडी की। जितनी आपकी क्रिएटिविटी है उतना आप डिफरेंट टाइप का स्कैम कर सकते हैं। अभी डिजिटल अरेस्ट आपने सुना होगा कि कैसे लोगों को डरा कर उनके अंदर भय का माहौल करके उनको कह दिया जाता है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप डिजिटल अरेस्ट में, जबकि ऐसा कोई प्रावधान IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले थे और अभी न्याय संहिता में नहीं है। दूसरी बात आपको ये बता दूं, eSIM फ्रॉड अभी लेटेस्ट आया है कि आप सो रहे होंगे आपका सिम ही बदल देगा फ्रॉडस्टर और आपके OTPs वगैरह उस फ्रॉडस्टर के पास आ जाएंगे। साइबर ठगी का अपराध किसी एक देश की सरहद तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में फैला है। दूर देश में बैठा साइबर ठग भी भारत में आसानी से ठगी कर ले रहा है। इसीलिए उस केस को डिटेक्ट करना और आरोपियों तक पहुंच पाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में डिजिटली जागरूकता ही समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और हाँ, इस बात का भी ख्याल रखें कि कोई अनजान इंसान आपको भय और लालच देकर उकसा रहा है तो ज़रूर दाल में कुछ काला है।
उसके झांसे में न आए और पुलिस को रिपोर्ट करें। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।